तो आज की क्लास में बच्चों डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन एनिमल्स हम स्टार्ट करते हैं। Eat slowly. You'll get indigestion. And make sure you chew your food well before swallowing it. Chewing your food is the first step in the process of digestion. When you chew your food, complex food gets broken down into simpler form. This lesson is तो आपने अभी देखा बच्चों कि सबसे पहला स्टेप जो होता है डाइजेशन का, वो फूड का च्यू होना, यानी माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं माउथ में। तो अब इस चैप्टर में हम अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से होता है, डाइजेशन के क्या ऑर्गन्स हैं, प्रोसेस कैसा होता है ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन का, और टूथ डीके के बारे में पढ़ेंगे। about nutrition in different types of organisms. By the end of this lesson, you will be able to define heterotrophic nutrition, explain heterotrophic nutrition with respect to unicellular and multicellular organisms, list the organs of digestion, describe the process of digestion in human beings, and explain how saliva prevents tooth decay. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition depends on the type of food as well as how it is obtained by the organism. For example, a deer gets its nutrition from grass, and the tiger in turn feeds on the deer. Animals that depend on plants or other animals for their nutrition are called heterotrophs. ठीक है बच्चों, तो वो एनिमल्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट्स के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है। नाउ द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। This type of nutrition is called heterotrophic nutrition. Do all heterotrophic organisms take their food in the same manner? अब ये देखिए, ये जो सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल आ रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। In saprophytic nutrition, the organism secretes the digestive juices on the food. The food is digested while it is still to be ingested. The digested food is then ingested by the organism. All the decomposers follow saprophytic nutrition. ठीक है, इनके अलावा कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हाउस फ्लाइज वगैरह, वो भी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जितने भी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ब्रेड, यीस्ट या मशरूम, ये क्या करते हैं, ये डेड और डीके ऑब्जेक्ट्स पर अब कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर देते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज हुआ, ये इन ऑर्गेनिजम्स पर या जैसे ब्रेड पर या और दूसरे ऑर्गेनिज्म को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, कुछ जूसेस में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये जूसेस को ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये इनटेक कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डाइजेशन जो हो रही है वो बॉडी के बाहर हो रही है।
No. Different organisms obtain and ingest their food in different ways. Fungi, like bread molds, yeast, and mushrooms, break down non-living organic material outside their bodies before absorbing it. Parasites like cuscuta, orchids, ticks, lice, leeches, and tapeworms get their food from living host plants or animals without actually killing them. अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कुछ ये जो है पैरासाइट्स के एग्जांपल हैं, कैस्कटा, ऑर्चिड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको हम होस्ट बोलते हैं उसकी बॉडी पर या तो अंदर या बाहर रहता है, और दिस ऑर्गेनिज्म डिराइव्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जितने भी आप एग्जाम्पल ये देख रहे हैं सामने, ये आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। Let's see how animals take. अब इसके बाद बच्चों जो थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन आता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में द डाइजेशन हैपन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना यही उनका जो मोड है न्यूट्रिशन का वो होलोजोइक होता है, क्योंकि फूड को इंजेस्ट करने के बाद में ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनकी जो डाइजेशन होता है वो उनकी बॉडी में होता है। Take in complex food and break it into simpler forms inside their bodies. Unicellular organisms like amoeba and paramecia. अब ये देखिए यहाँ पर जो एमीबा है बच्चों, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने बॉडी के सरफेस से ही फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक, इंजेस्ट करेंगे और जो डाइजेशन होगा वो इनकी बॉडी में ही होगा। तो अमीबा के केस में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वो इंजेस्ट करेगा, इंजेस्ट यानी जो इंसेक्ट्स वगैरह होंगे उसको इनटेक करेगा, उसकी बॉडी के सरफेस से वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं इंसेक्ट्स। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन का। तीसरा स्टेप जो फूड वो डाइजेस्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब करेगा। फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बच्चों, वो प्रोसेस जिससे ये जो डाइजेस्टेड फूड है बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो। एंड लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप इज digestion. Digestion is removing the waste food waste. It is not said to be food, removing the waste material from the body. ठीक है, तो अब ये 5 स्टेप्स हम अमीबा में देखते हैं, एंड पैरामीशियम में भी देखेंगे कि ये कैसे होता है। Paramecium do not have any special organs for the process of nutrition. They absorb food through their body surface. An amoeba feeds on microscopic animals that live in water. अब देखिए ये अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं जिसको हम सीटोपोडिया बोलते हैं। अमीबा वाटर में रहता है और वाटर में ही जो इंसेक्ट्स मिलते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो अब जैसे ही कोई भी इंसेक्ट उसके पास आएगा, उसके जो सीटोपोडिया हैं ये क्या करेंगे, इस इंसेक्ट को कवर कर लेंगे और एक फाल्स स्टमक बना देंगे, ठीक है, टेम्परेरी स्टमक हम बोलेंगे उसको। तो इस तरह से When an amoeba wants to take in a food particle, it encircles the food with its pseudopodia, and the food is enclosed in a food vacuole. देखिए ये जो हमने बोला टेम्परेरी स्टमक, इसी को फूड वैक्यूल बोलते हैं। अब ये फूड कैप्चर हो गया है स्टमक के अंदर, यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होंगे जिनमें एंजाइम्स होंगे। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, इस फूड पर एक्ट करेंगे और इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। The food in the food vacuole is digested by lytic enzymes.
the digested food diffuses into the body of the amoeba, whereas the undigested food is thrown out. अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो डिफ्यूज हो जाएगा पूरी बॉडी में जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और अनडाइजेस्टेड फूड इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो बाहर इजेक्ट कर देगा. Unlike an amoeba, a paramecium is slipper-shaped with cilia on its surface. Food is taken in at a specific spot on the body. अब यहाँ देखिए, अमीबा से डिफरेंट पैरामीशियम में सीलिया होते हैं. सीलिया इनको दो चीजों में हेल्प करते हैं. एक तो उनको लोकोमोशन यानी मूवमेंट में हेल्प करेंगे, और दूसरा इंसेक्ट्स को कैप्चर करने में. ये इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा यहाँ पर और बॉडी के अंदर आ जाएगा. तो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सिमिलर है. When a paramecium wants to take in food, its cilia pushes the food particle towards the entry point of the food tube. Inside the body, the food enters a food vacuole, where it is broken down into simpler form. Simple molecules are absorbed and waste material is thrown out. Multicellular organisms have specialized and complex. अब देखिए, मैंने आपसे ये 5 स्टेप्स की बात की थी होलोजोइक न्यूट्रिशन में. सबसे पहले इंजेशन. इंजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड. वो प्रोसेस जिससे हम फूड को अपने माउथ में रख रहे हैं, है ना. दैट इज द प्रोसेस नोन एज इंजेशन. अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग तरीके से होता है. जैसे आपने अमीबा में देखा कि उसने अपने सूडोपोडिया की से शेप चेंज की और ट्रैप कर लिया इंसेक्ट को. इसी तरह से जिस तरह से कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल है वो कैसे इंजेस्ट करता है, और ह्यूमंस तो अपने हैंड्स को यूज करते हैं माउथ में फूड को इंजेस्ट करने के लिए. दूसरा स्टेप होता है बच्चों डाइजेशन. The digestion is the process of breaking complex food substances into simpler molecules. ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए इनको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है. द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्ब होने के प्रोसेस को वी कॉल एब्जॉर्प्शन. फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसको बॉडी कैसे यूटिलाइज करेगी, एनर्जी के लिए या ग्रोथ के लिए या कुछ सेल डैमेज हो रहे हैं उनके रिपेयरिंग के लिए. द प्रोसेस इज called assimilation. And the fifth and last process is digestion. This is the process of removing undigested food from the body. ठीक है. अब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं बच्चों, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स और कुछ एनिमल्स, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक. अब तो और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, हम क्या बोलेंगे, इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है. तो इसीलिए अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम. Organs for digestion, which form a digestive system. In the digestive system, food is taken in, broken down into a simpler form and absorbed. ठीक है. तो ये देखिए, ये ह्यूमंस का एलिमेंट्री कैनाल है. ह्यूमंस का एलिमेंट्री कैनाल है. तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों ये एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे ये लीवर एंड पैनक्रियाज. तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एसोफेगस, फिर ये स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ये रेक्टम और फिर इधर एनस. ठीक है. इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज, ये 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के बाहर लाई करते हैं. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए कि 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स का नाम बताइए जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड विच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, तो व्हाट वुड यू से? यू विल से दैट द 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स आर
salivary gland, liver and pancreas. The waste material is thrown out. This process of breaking down of complex food material into simpler form is called digestion. This digested food is absorbed by the body cells that provide fuel to live, the energy to work, and the raw material to build new cells. The digestive system is made of the alimentary canal. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिला करके बना हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट कंपोनेंट्स आप देख ही रहे हैं यहाँ सामने स्क्रीन पर, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स में स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स That starts from the mouth and ends at the anus and includes digestive glands such as the liver and pancreas. The alimentary canal is about 30 feet long in adult human beings. Mouth, pharynx, esophagus, stomach, liver, and pancreas are organs in the digestive system. The duodenum, jejunum, and ileum make up the small intestine. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन को बच्चों हमने स्टडी को अपनी इजियर करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो पार्ट जो स्टमक से जुड़ा हुआ है उसको हम डेड्यूनम बोलते हैं। उसके बाद आता है जेजुनम, और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, उसको इलियम बोलते हैं। The cecum, appendix, colon, and rectum make up the large intestine and anus. सीकम, कॉलन, रेक्टम, एनस और ये अपेंडिक्स, ये पांचों पार्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं। I'm curious. How does the digestive system work? अब देखिए बच्चों, जो फूड की डाइजेशन है उसका पहला स्टेप हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ हैज टीथ एंड टंग एंड here salivary glands are present। ठीक है, तो जो टंग होती है, हमारी जो टंग होती है उसके पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस और टेस्ट को परसीव करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स के बारे में आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ेंगे, पर अभी क्योंकि हमारे सामने ये स्ट्रक्चर आ रहा है तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको ये लर्न हो जाएगा अच्छे से। टंग के पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस और टेस्ट को परसीव करते हैं। इसके अलावा बच्चों जो टंग है वो फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करती है, फूड को टर्निंग में हेल्प करती है जिससे कि स्लाइवा उसमें प्रॉपरली मिक्स हो सके। टीथ का काम क्या हो गया, टीथ जो है फूड को ब्रेक डाउन करने में, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करते हैं सो दैट स्वेलिंग ऑफ फूड बिकम्स इजियर। ठीक, और टीथ के बारे में तो आपको पता ही है, 4 टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। इंसिजर टीथ, ये फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। कनाइन टीथ फूड को टीयरिंग में हेल्प करते हैं या हार्ड सब्सटेंसेस को क्रैक करने के लिए हेल्प करते हैं। प्री मोलर्स जो होते हैं फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, और मोलर्स भी जो होते हैं वो फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये अब ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, स्लाइवा को सेक्रेट करता है, और ये स्लाइवा का फंक्शन क्या हो गया, ये फूड को स्लिपरी बनाता है जिसकी वजह से फूड जो है उसको हम इजीली स्वेलो कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो स्लाइवा होता है वो स्लाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम
सेक्रेट करके रखता है। स्लाइवरी एमाइलेज का एक दूसरा भी नाम है टाइलिन। स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। यानी सबसे पहला स्टेप माउथ में जो स्लाइवरी एमाइलेज नाम के एंजाइम ने किया कि जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज शुगर में। Food enters the body through the mouth, where it is crushed into smaller particles. When you see, smell, or taste food, salivary glands secrete saliva in the mouth. Saliva moistens the food while you eat and helps to tear it into smaller pieces. Amylase, a तो ये देखिए, ये रिएक्शन टाइप्स है जो आप याद कर सकते हैं कि स्लाइवरी एमाइलेज स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर, माल्टोज शुगर। digestive enzyme contained in the saliva breaks down the starch present in the food into simpler sugar. When you swallow food, it moves down into the throat or pharynx. अब देखिए, हम फूड को स्वेलो करते हैं तो वो फेरिंक्स से मूव करता है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप है। तो फूड जैसे ही यहाँ फेरिंक्स से पास होगा, ये हम देख रहे हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ये क्लोज हो जाता है जिससे कि जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर ना हो सके। और ये फूड कहाँ एंटर कर जाता है, फूड पाइप यानी एसोफेगस। The epiglottis, which is a flap-like structure, closes the windpipe when you swallow, so that you don't choke on your food. Food moves through a narrow tubular muscular organ called the esophagus. अब देखिए, जैसे ही फूड एसोफेगस में एंटर करता है यानी फूड पाइप में एंटर करता है, तो जो लाइनिंग होती है एसोफेगस की उसमें रिथमिक कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस जो होती है मसल्स की वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि जो फूड है वो पुश होकर के आगे स्टमक में चला जाए। तो इस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। What is peristaltic movement? Rhythmic contraction of muscles of the lining of alimentary canal or food pipe to push the food forward is called peristaltic movement. Lining of the food canal has muscles that contract and expand rhythmically in order to push the food forward to the stomach. This series of muscular contractions is called peristalsis. At the end of the esophagus, a muscular ring allows the food to enter the stomach and then closes. तो एसोफेगस के एंड में ये मसल्स की रिंग बनी हुई होती है जिनको हम वॉल बोलते हैं। ये फूड को स्टमक के अंदर एंटर करने देती है और जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करता है ये क्लोज हो जाती है जिससे कि बैक फ्लो ना हो जाए फूड। तो अब आ गए बच्चों स्टमक। स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन, इट्स वॉल आर हाईली मस्कुलर, ठीक है। और स्टमक में क्या होता है, फूड की चर्निंग यानी 3-4 आवर्स जो होते हैं वो फूड स्टमक में रहता है और राउंड एंड राउंड मूव करता रहता है। जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनकी डिस्कशन अभी हम करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है कि वो जर्म्स जो कि फूड के साथ एंटर करते हैं उनको किल कर लेता है। इसके अलावा इट मेक्स द मीडियम एसिडिक सो दैट गैस्ट्रिक एंजाइम्स कुड वर्क लाइक पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एंजाइम पेप्सिन का काम क्या होता है, वो प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन करता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन अभी स्टमक में नहीं होगी, पार्शियल डाइजेशन होती है फूड की, ठीक है। तो सबसे पहले
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन, दो फंक्शंस आपको याद रखने हैं। जर्म्स को, फूड के साथ एंटर करने वाले जर्म्स को किल करता है और एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। The muscular walls of the stomach help in churning and mixing the food thoroughly with the gastric juices to break it into smaller pieces. These gastric juices contain chemicals like hydrochloric acid and enzymes like pepsin, renin, and lipase. Hydrochloric acid kills any germs that may have entered along with the food. It also creates an acidic medium which activates the enzyme pepsin. Pepsin breaks down proteins into peptones. अब ये देखिए, हमने बोला ना कि एंजाइम पेप्सिन पार्शियल यानी आधा डाइजेशन करेगा प्रोटीन्स को, तो अभी प्रोटीन्स को एंजाइम पेप्सिन ने पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट किया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये भी फर्दर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। And proteoses. Renin separates milk into liquid and solid portions. रेनिन एंजाइम जो होता है मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मिल्क के सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है। Lipases act on fats and help to break them down. लाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, यानी उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। This process continues till the food is turned into a thick liquid called chyme. अब ये प्रोसेस होता जाएगा और देखिए सेमी सॉलिड पेस्ट में जो फूड है वो कन्वर्ट हो गया। इस सेमी सॉलिड पेस्ट को काइम बोलते हैं। The acidic food from the stomach अब इसके अलावा बच्चों जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, वो स्टमक की जो इनर लाइनिंग्स की वॉल होती है वो म्यूकस प्रेजेंट होता है वहां पर। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल्स को उसके खुद से बनाए हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनने लग जाता है स्टमक में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गई, उसका मतलब क्या हुआ है, स्पाइसी फूड खाने से या ऑयली फूड खाने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इटसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर म्यूकस नहीं होगा यहाँ पर इनर लाइनिंग पर, तो वो डैमेज हो सकती है स्टमक की वॉल्स। तो what is the function of mucus? It protects the walls of stomach from its own secretion of hydrochloric acid. अब यहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। reaches the first part of the intestine called duodenum. In the duodenum, fats are present in the form. अब देखिए, ये ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट में फूड एंटर किया स्टमक से। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन से ये लॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉलर है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और ये पैनक्रियास से दो डक्ट्स आ रही हैं। ठीक, और हम क्या देख रहे हैं, अभी फूड के अंदर ये लार्ज फैट्स के ग्लोब्यूल्स बचे हुए हैं। ठीक है, अब इनका डाइजेशन कैसे होता है देखिए। Form of large globules, which makes it difficult for the enzymes to act on them. These fats are broken down by the bile juice secreted by the liver. अब लिवर जो होता है बच्चों, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। लिवर का फंक्शन क्या होता है, इट मेक्स बाइल जूस, और ये बाइल जूस टेम्परेरीली ये गॉल ब्लैडर होता है इसमें स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर से ही बाइल जूस रिलीज होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब ये बाइल जूस का काम क्या हो गया,
ये फैट मॉलिक्यूल्स का एमल्सिफाई करेगा। एमल्सिफाई करना मीन छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देना। और जो फूड का मीडियम था अभी तक क्या था, एसिडिक था, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। उस फूड के मीडियम को अब क्या कर देगा, ये अल्कलाइन कर देगा, मीन्स बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। The liver is a digestive gland that produces bile and is stored in the gallbladder until it is required. Bile contains bile salts that break down the fat into smaller globules. Bile juice also makes the food alkaline for pancreatic and intestinal enzymes to act on it. देखिए यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम बनाने का रीजन क्या था कि अब जो पैनक्रियाटिक जूस आएगा कहाँ से, पैनक्रियास से, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे जो कि सिर्फ बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लीवर के बाइल जूस ने क्या कर दिया, मीडियम को अल्कलाइन कर दिया। The pancreas produces pancreatic juice that contains enzymes such as trypsin and lipase, which help to break down proteins and fats. पैनक्रियास दो तरह के एंजाइम सेक्रेट करके रखते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, ये एंजाइम्स जो होते हैं, लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को। The chyme now reaches the second part of the small intestine called the ileum. In the ileum, the intestinal enzymes act upon the food for further digestion. ठीक है, तो अब देखिए इलियम में कुछ इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेटेड होते हैं, वो रिलीज हो करके फाइनली फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट्स फैटी एसिड्स में, और जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में। इसके बाद जो फूड जाएगा बच्चों, अब ये जो कंप्लीट डाइजेशन हो गई, अब इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आया, कौन सा, जेजुनम। ठीक, जेजुनम में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इलियम की जो इनर वॉल्स होती हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, न्यूमरस बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको हम विलाय बोलते हैं। विलाय क्या करते हैं, इलियम के अंदर का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि फूड की रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाए। इसके अलावा जो फूड है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है जिससे कि उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाए। और ये जो विलाय है ये सराउंडेड होंगी ब्लड कैपिलरीज से, तो यहीं पर फूड जो होता है फाइनली एब्जॉर्ब हो जाता है। The inner walls of the small intestine have numerous finger-like projections called villi. Villi increase the surface area of the small intestine to ensure efficient and rapid absorption of nutrients. The villi are richly supplied with blood vessels which transport the absorbed food to all the cells in the body. The small intestine is the longest part of the alimentary canal. The length of the small intestine is much shorter in carnivores as compared to herbivores. This is because herbivores eat a plant-based, fibrous diet which takes longer to digest as compared to a meat-based diet. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में बच्चों की, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉलर क्यों होती है एज कम्पेयर टू हर्बीवोरस एनिमल्स। क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं जिनका जो डाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू मीट बेस्ड डाइट। अब बच्चों अब आ गया लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉलर होता है. अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा. कुछ वाटर और जो सॉल्ट है वो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो टेम्परेरीली इधर रेक्टम में स्टोर्ड होंगे जब तक कि बॉडी उसको एनस के थ्रू बाहर ना निकाल दे. ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो बाकी का वेस्ट मटेरियल है उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल देगी, जिसको हम बोलते हैं इजेशन. द प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. The undigested food and water then move into the large intestine. The inner lining of the colon has villi that absorb any water from solid waste. This solid material is collected in the lower part of the large intestine called the rectum. The appendix is a small, hollow, finger-like pouch which hangs at the end of the cecum. It does not have any function in the digestive system of humans. However, it is functional in herbivores such as cows. The rectum stores the solid excreta. अब जो अपेंडिक्स है बच्चों, ये इसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई फंक्शन नहीं है, पर इसका जो काउस वगैरह जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उसमें इसका फंक्शन होता है. Until it is ready to be excreted from the digestive system through the anus. तो अब यहाँ पर बच्चों जो डाइजेशन है ह्यूमन बीइंग्स का ये खत्म होता है. इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना.